नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एयर फोर्स फेज़ 2 के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और अलग अलग सेंटर्स के ऊपर कैंडिडेट्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के एक स्टूडेंट ने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया दिल्ली सेंटर पर। 12 जनवरी को उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो उन्हें जो वहाँ पर जिस तरीके से उनका टेस्टिंग हुआ, क्या वहाँ पर प्रोसेस है, पूरी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हैं उनको, जो भी सेंटर पर वो जा रहे हैं वहाँ पर वो सबसे पहले करेंगे रिपोर्टिंग। तो जो दिल्ली सेंटर पर हमारे स्टूडेंट पहुंचे उन्होंने सबसे पहले रिपोर्टिंग करी और वहां से हमें ये जानकारी मिली कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रिपोर्ट करने थे वो 200 कैंडिडेट्स वहां पर रिपोर्ट करने थे। लेकिन कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया? 195 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया। 5 कैंडिडेट जो थे उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की और वो किस कैटेगरी में चले गए? एब्सेंट कैटेगरी में चले गए। फिर यहाँ पर जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए थे, जो फाइनल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए सारे प्रोसेस को पास करने के बाद, वो 80 to 85 स्टूडेंट्स अप्रोक्स वहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेडिकल्स के लिए। रिपोर्टिंग टाइम जो था वो कैंडिडेट्स का सुबह अर्ली मॉर्निंग था, 4:30 से 4:45 के बीच में सभी कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग हो गई उसके बाद में सबसे पहले उन्हें ग्राउंड में लेकर के आया गया और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अर्लियर जो पहले के जो फेज़ 2 के प्रोसेस हुए हैं उनमें पहले रनिंग होती थी। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते थे उनको अलग अलग बैचेस में डिवाइड करके रनिंग करवाई जाती थी, बट इस बार रनिंग नहीं हुई है। जो फेज़ 2 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस बार एयरफोर्स जो है उन्होंने कदम ताल करवाया है। कदम ताल एक तरीके की ड्रिल है, पीटी एक्सरसाइज है। तो वहाँ पर 50 टोटल कदम ताल करवाए गए और उनको करवाने का एक प्रोसेस था। 2 सेट करवाए उन्होंने 20-20 के, 20-20 कदम ताल। फिर उसके बाद में एक सेट करवाया 10 का। तो इस तरीके से 50 कदम ताल वहाँ पर करवाई गई। पुशअप्स जिसको हम लोग डिप्स भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, 10 फिर उसके बाद में पुशअप्स करवाई गई। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जानकारी हमारे स्टूडेंट ने हमें दी उसके अकॉर्डिंग कदम ताल के तुरंत बाद यानी कि 5 से 10 सेकंड के बाद ही पुशअप्स करवा ली गई। मतलब आपको ज़्यादा ब्रेक या टाइम अलग अलग एक्सरसाइजेस के बीच में नहीं मिलेगा। तो आपका स्टेमिना जो है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कदम ताल करने के बाद बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और आगे के फिर आपको दिक्कत हो। तो 10 पुशअप्स करवाई गई। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये जानकारी मिल रही थी, लोगों में डाउट क्रिएट हो रहा था कि पुशअप्स के टाइम होल्ड भी करवा रहे हैं कि अप फिर आपको 10 सेकंड होल्ड कर दिया, फिर डाउन पे आपको 10 सेकंड होल्ड कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मली बस सिंपल तरीके से 10 पुशअप्स राइट पोस्चर के साथ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट पोस्चर है उसके साथ, राइट पोस्चर के साथ आपको 10 वहाँ पर पुशअप्स करनी है। पुशअप्स करने के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद सिटअप्स हुई हैं। 10 आपको वहाँ पर सिटअप्स करनी थी और उसके बाद में स्क्वाट्स जिसको आम बोलचाल की भाषा में उठक बैठक भी बोलते हैं, 20 आपको करने थे। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से जैसा वो बता रहे थे वहाँ पर, जो उनकी ब्रीफिंग थी उसके अकॉर्डिंग, और कोई भी होल्ड करने का और ऐसा कुछ भी वहाँ पर इशू नहीं था। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स इन पीएफटी 17 to 18 अप्रॉक्स। पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 17 से 18 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। जो कैंडिडेट वहां पहुंचे थे उनकी जानकारी के अनुसार जब पहली बार पीएफटी हुआ तो उसमें 24 से 25 ऐसे कैंडिडेट थे जो पीएफटी अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो उन्हें एक चांस और दिया गया।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चांस उन्हें और दिया गया, दिल्ली सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें से जब एक चांस दिया गया दोबारा तो कुछ कैंडिडेट्स वहां पर क्वालिफाई कर गए 7 to 8, और बाकी जो थे वो 17 से 18 वो पीएफटी से बाहर हो गए। तो ये पहला वहां पर पीएफटी जो था इस तरीके से वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कैंडिडेट्स ने पीएफटी कर लिया, जो पीएफटी को क्वालिफाई कर गए, उनका फिर वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, जैसे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, तो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में वही है, बेसिकली आपका 10th क्लास का मार्कशीट है, 12th क्लास का मार्कशीट है, आपका डिग्री का मार्कशीट है, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर चेक होते हैं। स्पोर्ट्स से अगर आप हैं, आपने नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास। एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कोई आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी अपने स्कूल या कॉलेज में की है तो उसका अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर चेक हो रही थी। आइडेंटिटी प्रूफ, जो जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो फिर वहाँ पर आपकी चेक हुई हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी फिर वहाँ पर आपका चेक कर लिया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करी गई। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे वहाँ पर एक फॉर्म भरवाया गया है, PIQ फॉर्म, जिसको हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर भी यहाँ पर उसको बोला जाता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है फॉर्म के, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके गांव कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, राज्य कौन सा है, वहाँ की कितनी आबादी है, 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके क्या परसेंटेज है, क्या मार्क्स है। PIQ आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स लिख देते हैं कि 10th में उनके 80% है, और फिर जब इंट्रोडक्शन का टाइम होता है GD में तो वहाँ पर 85 बता देते हैं, 82 बता देते हैं। तो फिर अगर PIQ से इंफॉर्मेशन आपकी मिसमैच होती है तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट होने के कगार में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर PIQ फॉर्म में भरनी है, ताकि आगे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज होता है, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी टेस्ट, SRT। बेसिकली साइकोलॉजी टेस्ट में पूछी जाती है। साइकोलॉजी टेस्ट बेसिकली आपकी मानसिकता को जांचने के लिए कि क्या आप मेंटल लेवल पर एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए फिट हैं कि नहीं। तो फिर साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है उसमें SRTs आपसे करवाई जाती हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसको कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 45 क्वेश्चन थे इस साइकोलॉजी टेस्ट में। उसके अंदर जो मीडियम था क्वेश्चन पेपर का वो बाइलिंगुअल था, यानी पेपर इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल था वहाँ पर। SRT जो थी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो आपको 42 पूछी गई, और ये कैसी SRTs थी, ये मल्टीपल चॉइस SRTs थी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी वहाँ पर दिए गए थे, A, B, C और D। तो ये इस तरीके से था, और 3 क्वेश्चन आपको बेसिक रीजनिंग के वहाँ पर उस पेपर में पूछे गए थे। बेसिक रीजनिंग के अंदर जैसा कैंडिडेट ने मुझे बताया, अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उसके क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो 3 क्वेश्चन, तो बेहद आसान थे वो। और जो टाइम आपको दिया गया वो 30 मिनट्स था। तो जैसा कि मुझे कैंडिडेट के द्वारा ये जानकारी मिली कि जो पेपर था उसके अंदर जैसे SRT जो है वो 2-3 लाइन की थी, फिर ऑप्शंस थे, तो उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो कई बार ये टाइम थोड़ा आपको कम लगता हुआ प्रतीत होता है। तो मैं सभी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो आगे तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों से ये कहूँगा कि आप अपनी रीडिंग स्पीड जो है उसको इम्प्रूव करिए, ताकि चीज़ों को आप फटाफट पढ़ सकें, फटाफट आंसर कर सकें, और टाइम की कमी आपको कभी महसूस ना हो। तो इस तरीके से वहाँ पर आपका साइकोलॉजी टेस्ट हुआ। सभी कैंडिडेट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करें,
उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है उन कैंडिडेट्स से जिनका पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आपका SRT हो जाता है तो उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो 50 मार्क्स का वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ग्रुप की जो साइज़ थी, बैचेस की जो साइज़ थी, जो वहाँ पर ग्रुप्स बन रहे थे GD के लिए, उनमें अमूमन 15 कैंडिडेट्स थे। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कैंडिडेट को जज किया गया है फॉर द ग्रुप डिस्कशन। वो आपके जो पॉइंट्स हैं वो है डिसिप्लिन, आप किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, किस तरीके से आपने सारे टास्क अब तक वहाँ पर किए हैं, आपने किस तरीके से वहाँ बिहेव किया है, आपका ड्रेसअप कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व होती है। भले ही कोई बोले ना, बट ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती है। वो डिसिप्लिन के पार्ट में वहाँ पर उसके मार्क्स अलॉट किए गए थे। आई कांटेक्ट, जब आप GD में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, तो अपने एक दूसरे से आप जब अपने पॉइंट्स वहाँ पर रख रहे हैं तो क्या आपका अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट है कि नहीं, तो उसके वहाँ पर मार्क्स होते हैं। सिटिंग पोस्चर के आपके मार्क्स थे कि आप GD में किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके बैठे हैं। कॉन्फिडेंस आपका किस तरीके से है, आप वॉइस क्लैरिटी, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस जो है वो ऑडिबल है कि नहीं। और लास्ट में थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें GD में चेक हो रही थी। जो 50 मार्क्स का वहाँ पर आपका GD था। जब आप GD के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए 15 जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स, तो उनको सबको एक पेपर दिया गया था जिस पर जो GD का टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे। और वो पेपर आप लोगों के पास 5 मिनट के लिए था। तो 5 मिनट के अंदर आप वो पॉइंट्स को पढ़कर आपको ये जज करना पड़ता है कि बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या है। फिर जैसे ही वो 5 मिनट खत्म हो गए, सारे कैंडिडेट से वो पेपर वापस ले लिया गया और आपको कहा गया कि एक एक कैंडिडेट, पहले जो 15 कैंडिडेट है, एक एक जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। उस इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ पर 1 मिनट का समय दिया गया। तो उस 1 मिनट के समय में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। साथ ही साथ आपने उस टॉपिक, उस लाइंस को पढ़कर कौन सा टॉपिक उसको समझा है, उस टॉपिक पर भी आप 2 से 3 पॉइंट उस 1 मिनट के अंदर बोलें। 1 मिनट के अंदर आपको अपना 25 से 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन और बचे हुए 25 से 30 सेकंड में उस टॉपिक को, जो लाइंस पढ़कर आपने टॉपिक समझा है, उस टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने हैं। जैसे ही ये सारा काम होता है उसके बाद में GD शुरू हो जाता है। कैंडिडेट्स आपस में भी उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके लिए करीबन 10 मिनट का वहाँ पर टाइम मिलता है। तो ये इस तरीके से वहाँ पर सारा प्रोसेस हुआ। जो दिल्ली सेंटर है जिस पर हमारे कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया था, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने अपना सारा प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया है और अब उन्हें मेडिकल का डेट भी उनका मिल चुका है। जो गिवन डेट है उन पर उनका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस था और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश करी है कि आप लोगों तक सारी जानकारी पहुँचे। जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कैसे भी करके आप अपना डाउट क्लियर करिए। और हमारी यही शुभकामना है कि आप पूरी मेहनत के साथ एयरफोर्स ज्वाइन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।